तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। मोदी जी की झूठे गारंटी, मोदी जी की गारंटी, जीरो वारंटी, इसके खिलाफ लड़ाई है। हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव के समय है और इस समय आपके लोकप्रिय नेता को जेल भेजा गया है। ये तानाशाही है, लोकशाही नहीं है, जनतंत्र नहीं है। मोदी सरकार के पास एक यंत्र है जो विपक्ष को कुचल रही है और इसका नाम है ईडी। ये है दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन। एक विज्ञापन था निरमा पाउडर का, जो दूध सी सफेदी निरमा से आए। तो ये है कि जो भी बीजेपी के अंदर, भाजपा के अंदर चला जाता है तो एक दूध सी सफेदी छा जाती है उनके ऊपर। मैं ये कहना चाहती हूं कि इस तरह की राजनीति, जहां एक व्यक्ति के पास अधिकार है, एक नेता, एक दल, एक पार्टी, एक व्यक्ति, ये राजनीति हमारा सामाजिक ढांचा और फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं। हर राज्य के कुछ न कुछ खासियत है। बंगाल में हम देखते हैं कन्याश्री, रूपश्री जैसे प्रोग्राम जिन्होंने महिला को आगे बढ़ाया। जैसे आप जानते हैं ममता बनर्जी हैं हमारे देश के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। तमिलनाडु ने मिड डे मील स्कीम दिया, तेलंगाना में राइतु बंधु स्कीम है, केरला ने 100% लिटरेसी प्राप्त की, केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, सरकारी स्कूलों को दुरुस्त किया, आपकी बात सुनी, आपकी समस्याएं को सुलझाने में पूरी कोशिश की। लेकिन मोदी सरकार सिर्फ अपनी राय सुनते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, किसी की राय नहीं लेते, राज्यों के जो खासियत है वो स्वीकार नहीं करते। बंगाल के गरीब कल्याण पैसे नहीं मिले। 4 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने बंगाल से लिया है, पर 1 लाख करोड़ बंगाल को मिलना है। केंद्र सरकार की तरफ से बंगाल को नरेगा के पैसे नहीं दिए गए। 59 लाख नरेगा के श्रमिक को वेतन नहीं मिले। 11 लाख लोग बंगाल में बेघर हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सरकार ने बंगाल की पैसे रोक लिए हैं। यही है गंभीर सच्चाई। पैसा कहां जाता है? पैसा वहां जाता है जहां सरकार को गिराना है, जहां विपक्ष का सरकार को गिराना है, जहां एमएलए की खरीद फरोख्त होती है। बाढ़ पीड़ितों के पास पैसे नहीं जाएंगे, गरीब कल्याण के लिए पैसे नहीं जाएंगे, सिर्फ एमएलए की खरीद फरोख्त के लिए पैसे जाएंगे। ये एक नेता, एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक दल की राजनीति से हमारा देश का विनाश हो रहा है। कीमतें बढ़ रहे हैं और मैं आपको एक चौंकने वाला आंकड़ा सुना दूं। देश की 70% आमदनी केवल 10% लोगों के हाथ में है। 50% लोगों के पास सिर्फ 3% आमदनी है। ये है एक भयंकर असमानता। तो सारे कीमतें बढ़ रहे हैं। दूध का दाम 61% बढ़ा, टमाटर का दाम 115% बढ़ा, तूर दाल का दाम 120% बढ़ा। मोदी की गारंटी जीरो वारंटी है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस और इंडिया के अलायंस की तरफ से कि मोदी जी हमारे साथ आकर के खुली बहस करें, सार्वजनिक तौर पे बहस करें। आपसे हम कहना चाहते हैं कि याद रखिए कि 2024 का ये आम चुनाव तानाशाही वर्सेस लोकशाही का चुनाव है। लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। जो भी प्रत्याशी बीजेपी को हरा सकेगा, बीजेपी को टक्कर दे सकेगा, उसको वोट दीजिए। ये है हमारा गौरवशाली लोकतंत्र, हमारा प्यारा लोकतंत्र, हमारा मशहूर लोकतंत्र। इसे खत्म मत होने दीजिए। जय हिंद, नमस्कार। हेलो, मैं सबसे, जो भी मंच पे हमारे लोग हैं, सब मेरे से बहुत सीनियर हैं, पॉलिटिकली भी, हर चीज से। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, बहुत सीनियर, देखिए सीनियर मोस्ट लीडर्स अभी बोलने के लिए बैठे हुए हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया करके अपनी बात को शॉर्ट में रखिए ताकि सबका सम्मान हो सके। भाई लोगों, पहले मंच पे जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको मैं मुबारक करता हूं कि वो तशरीफ लाए। आज हमारा मकसद क्या है?
आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज उठानी है। इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट देना है। और तभी वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए हैं, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, उन सब में निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। बहुत लोगों ने बात की है, वक्त कम है, मैं सिर्फ ये कहूँगा, हम सब ने इकट्ठे होकर, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से हो, आसाम से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, हमें सब इकट्ठे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहाँ तशरीफ लाई और उन्हें साफ कहा, इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है। उसमें हम सब आपके साथ हैं, रहेंगे जब तक जिंदगी है और दम है। हम लोग इस गठबंधन को छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करूंगा, मेरे साथ 3 दफा हाथ उठा के जय हिंद कहिए। मैं भी देखूं आपका जज्बा कितना है। जय हिंद। अरे ये तो हाथ ही नहीं उठा रहे हो, क्या हो गया? जय हिंद, जय हिंद। फारूक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने टाइम से कम में अपनी बात खत्म की। जोरदार तालियां फारूक साहब को। उन्होंने समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए कम में बात कही। त्रिची सेवा डीएमके से आपके बीच आ रहे हैं, स्टैलिन साहब का संदेश आपके लिए ला रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां त्रिची सेवा जी के लिए। Respected Mallikarjun Kharge ji, respected Rahul Gandhi ji, respected Priya Gandhi ji, Sharad Pawar ji, my good friend Akhilesh Yadav ji, and Mr. Tejav ji, Comrade Yachuri, Vanakkam to all. I shall now have the privilege of reading out the message sent by Mr. M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu and the President of the DMK party. Vanakkam. I convey my strongest condemnation, both personally and on behalf of my party, the DMK, for the unlawful arrest of my beloved friend, the Honorable Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. The BJP High Command has been committing errors in desperation as a formidable alliance against the BJP is formed by the opposition parties. The very term India became bitter for them after we found our alliance. The BJP High Command views the leaders of India as enemies of our country, treating non-BJP state governments atrociously. They have engaged in cheap tactics such as toppling democratically elected governments and breaking alliances against them. Subsequently, they unleash investigating agencies like the CBI, IT and ED to intimidate us. Those who succumb to fear join the BJP, and all actions against them are halted, even the cases against them are withdrawn. However, if someone dares to stand up against their intimidation, they are arrested and imprisoned. This sounds like an undeclared emergency in India. Our beloved friend and Jharkhand Chief Minister Hemant Soren was arrested first.
Now, the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal also has all been arrested. They are important leaders of our India bloc. However, these arrests cannot dislodge the NDA bloc. Instead, they only strengthen our resolve. When the going gets tough, the tough gets going. We are witnessing the same in all states. Until a few months ago, the BJP was arrogant, believing they would win the election somehow. However, each day, they are moving closer to defeat. They have resorted to unleashing their agenda, such as the CAA, UCC and Ram Temple, one by one, helping to save their sinking ship. But none of these measures are helping. Hence, they have turned to arresting leaders of the India bloc. This reflects the BJP's growing desperation in the face of imminent defeat. The arrest of Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal is a clear indication of the desperation. The BJP is well aware that Arvind Kejriwal's electoral campaign would draw a huge crowd and reception. That is why Prime Minister Narendra Modi has arrested him to halt the campaigning. However, more than the awareness that would have been created through Arvind Kejriwal's campaign, his arrest has sparked a greater political awareness among the public. The educated, the middle class, the upper class and the youth community who welcomed Arvind Kejriwal's entry into politics are shocked by his arrest. They are convinced that the BJP is an act of political vendetta by Narendra Modi. Even those who used to support PM Modi have started to criticize the arrest of Arvind Kejriwal. The dwindling support for PM Modi is further damaged by the arrest of Kejriwal. My friend Kejriwal is not just leading his state from Delhi, but from the prison he is also leading. He is also serving as a source of inspiration for all of us in the Indian bloc. PM Modi would be disappointed if he thinks he can damage our unity by arresting Delhi Chief Minister Kejriwal. People are keenly observing every single happening across India. History shows that nobody has succeeded through tyranny. Actually, the national capital cannot be deprived. It will only increase the determination to unseat the BJP. The cadres of Aam Aadmi Party in Delhi, Punjab and other states will not be pulled down. The DMK will always oppose dictatorial steps, whatever form they take. They stand with the same resolve. The leaders of the India bloc should continue our protest firmly. If Modi comes to power again, the democratic and constitutional characteristics of India would be uprooted. Please take this message to the masses. Let us not forget that we can defeat Modi only through our unity. The formation of alliance has proceeded smoothly in many states. Talks pending in the states will also be finalized. Our dear friend Arvind Kejriwal will come out of the prison very soon. He will surely come to strengthen the our India bloc. I convey my regards to all the leaders who have come to this protest. Tamil Nadu is facing elections in the first phase in April 19. I have been traveling hundreds of kilometers each day to campaign and meet the scores of people. I could clearly see that the people of Tamil Nadu are ready to dismantle the fascist BJP. I am unable to attend the meeting in Delhi because of my electoral campaign is ongoing. I have deputed DMK leader of the upper house, Mr. Tiruchi Siva. Kindly bear with me for not being able to be with you all. Let us defeat the fascist BJP
let us form a federal India, signed by Mr. M.K. Stalin. And on the 15th of August 2024, on the occasion of Independence Day, the Prime Minister of India Alliance would hoist the national flag in the Red Fort. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार सब लोगों को चाहूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारे बीच में हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वे बहुत कम जगह जाती हैं पब्लिक अपीयरेंसेस के अंदर। वो समय निकाल के आई और हम सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया। हम हृदय की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका यहां पे स्वागत करते हैं। इसी श्रृंखला में मैं सीताराम येचुरी जी को बुलाऊंगा कि वो मंच पे आए और अपनी बात बहुत संक्षिप्त में सबको रखें, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं, सीनियर लीडर्स हैं जिनको आपके बीच में अपनी बात रखनी है। सीताराम येचुरी जी, जोरदार तालियां। मंच पे बैठे हुए सब वरिष्ठ नेतागण, सोनिया जी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज ईस्टर की त्योहार का शुभकामनाएं सबको। ईस्टर का मतलब समय के कालचक्र को एक नया ऊर्जा देना, और ये नया ऊर्जा देना कई लोग मानते हैं कि आज के दिन होता है, लेकिन एक नया ऊर्जा हमारे भारत की राजनीति में आज पैदा हुआ, जो यहाँ पे सामने खड़ा है, जो जितवाएगा देश की संविधान को, जनतंत्र को, और जो हरवाएगा तानाशाही की ताकतों को। यहीं पर 47 साल पहले इसी मैदान में एक ऐसी ऐतिहासिक सभा हुई थी जहां से नारा निकला था, आजादी या गुलामी। और उस साल चुनाव में जयप्रकाश जी ने जो नारा दिया, उस साल के चुनाव में आजादी की जीत हुई, गुलामी का हार हुआ। आज यहां पर वही नारा लग रहा है। हमें चाहिए हमारी आजादी, हमारी संविधान, हमारा जनतंत्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, उस भारत को सुरक्षित रखना, ये हमारी आजादी है। इस आजादी को हम आज हासिल करेंगे और उन ताकतों को आज शिकस्त करेंगे, मोदी सरकार को, जो हमारे देश को बर्बाद करने में तुली हुई है। तो आज जिस तरीके की भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं, जो लूट मची हुई है देश में, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो भूख महंगाई बढ़ रही है, इन सब के खिलाफ अगर इनसे मुक्ति चाहिए तो पहले इस सरकार से मुक्ति चाहिए। इस सरकार से अगर मुक्ति चाहिए तो आज आने वाले चुनावों में इनको हराना ही जरूरी नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ इस सब ताकतें, धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक पार्टियां जो इकट्ठा हुई है, उनको जिताकर एक वैकल्पिक सरकार का गठन करे, ताकि वैकल्पिक नीतियों का गठन होगा। आखिर में समझिए, असली बात जो आज कलयुग का अमृतकाल, कलयुग के अमृतकाल में अमृत की पैदाशी होती कैसे? समुद्र मंथन जब होता है, दो कलश उभर के आते हैं, एक में अमृत, एक में जहर। इत्तेफाक से जहर का कलश अच्छे लोगों के हाथ पहुंच जाता है और अमृत का कलश बुरे लोगों के हाथ पहुंच जाता है। आज हम वहां पे खड़े हैं कि उन बुरे लोगों के हाथ से इस अमृत के कलश को वापस लाना है और अपने देश की जनता के हित में उस अमृत का इस्तेमाल करना है। वही मतलब है अमृतकाल का। और इस अमृतकाल को हासिल करना है तो इंडिया को जितवाना है और इस सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, तभी हमारे भारत को हम बचा पाएंगे। तो इसलिए हमारी अपील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आप सबको, हमारी अपील यही है कि आखिर में ये नारा हमारे साथ दीजिए आप। हम कहेंगे जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। क्योंकि आज सिर्फ केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन जी जो जेल में हैं, जो सुनीता जी और कल्पना जी जो शेरनी हैं हमारे, आज वो शेरनी यहां बैठे हैं, आज उनको रिहा करवाएंगे, जेल के जंजीरों को तोड़ेंगे
और इनको रिहा करवाएंगे तभी हो पाएगा जब इस संविधान की रक्षा होगी। तो नारा जो लगेगा आज, जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। मैं कहूंगा जुड़ेगा भारत, आप कहोगे जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, और जोर से, मोदी साहब को सुनाई नहीं दिया। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। शुक्रिया, नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और अगली कड़ी में मैं बुलाऊंगा उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी को। मंच पर हमारे साथ इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता, मंच पर उपस्थित सभी दलों के हमारे नेता, इस सभा में आए हुए आप पार्टी के माध्यम से हो रही इस महारैली में उपस्थित सभी कार्यकर्ता, नेता, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस महारैली के लिए, लोकतंत्र बचाओ रैली के लिए आप पार्टी, आम आदमी पार्टी और उनके सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद दूंगा मैं, कि जिन्होंने अपने पार्टी की तरफ से मुझे बुलाने का और यहां आने का मौका दिया है। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना, हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। आपने चुने हुए लोगों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। जिस लोकतंत्र में और जिस लोकतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था, आज वही दुनिया में भारत की अगर सबसे ज्यादा
थू थू किसी ने कराई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। और जो देश के हालात हैं, किसी कोने से देख लीजिए आप, जो देश के हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के नेताओं के बारे में जो बातें रख रही है, आज तो देश जान गया है, ईडी, सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो वसूला गया है चंदा, इसको दबाने के लिए जो विपक्षी नेता हैं उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस बार चुनाव आने जा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीडीए हैं उनको बचाने का काम होगा। मुझे उम्मीद है कि आज जो रामलीला मैदान से संदेश जा रहा है, ये देश के कोने कोने मर जाएगा। और जब चुनाव शुरू हो गया है तो वोट पड़ेगा तो न केवल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी साफ होगी, बल्कि देश से भी भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। मैं एक बार फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। और भी दल के जो कार्यकर्ता नेता हैं मैं उनका विशेष आभारी हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके बीच में इनवाइट करूंगा एनसीपी के नेता शरद पवार जी को। मैं आपसे उसका स्वागत करता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई भाजपा सरकार ने की, ये सजा तंत्र पर और देश के संविधान पर एक जबरदस्त चोट है, हमला है। इस देश के सजा तंत्र और संविधान को बचाना हो तो इनके खिलाफ जो राजनैतिक शक्तियां आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी तो दिखा रहे हैं, इस बारे में हम लोगों को सोचने का समय आ गया। और सोचना हो, आज केजरीवाल हमले हुए उनके द्वारा इससे पहले भारत के मुख्यमंत्री को इसी तरह से भेजा और इससे पहले चाहे दिल्ली के हो, चाहे महाराष्ट्र को हो, चाहे पश्चिम बंगाल के हो, कई राजनीतिक नेता, चाहे एमएलए हो, चाहे पार्लियामेंट के सदस्य हो, उन्हें जेल में भेजने का काम ये सरकार ने किया। यह एक्शन
ये अक्सर संविधान पर हमला है, ये अक्सर प्रदर्शन पर हमला है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया उसमें हमला होता है, प्रदर्शन पर हमला होता है, कहा राजनीति की जिम्मेदारी है इसको बचाने के लिए मिलकर हम लोगों को कदम उठाना होगा। ये कदम कैसे उठाएंगे? मैं कुछ ज्यादा बोलने के लिए खड़ा नहीं हूँ, मगर आज देश में इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस इलेक्शन में जिस मतदान केंद्र पर आप जाएंगे वहाँ एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका वोट वाजिब हो और उनका जो उनके साथीदार है इनके खिलाफ दीजिए, उनके डिफेंस के लिए। और देश के सामने आप देश राष्ट्र भर जाते हो कि देश की जनता किस तरह से कदम उठाती है, इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं। तो दीजिए, इसलिए मैं कहता हूँ और आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद। अब मैं जिन्हें इनवाइट करूंगा वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और अभी कुछ महीनों पहले उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत की पैदल यात्रा की। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। और उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। जोरदार तालियों से सब साथी स्वागत करेंगे माननीय राहुल गांधी जी का। स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता खारगे जी, सोनिया जी, शरद पवार जी, भगवंत मान जी, चंपा सोरेन जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सीताराम येचुरी जी, फारूक अब्दुल्ला जी, डी राजा जी, भट्टाचार्य जी, महबूबा मुफ्ती जी, डेरेक ओब्रायन जी, कल्पना सोरेन जी, त्रिची सिल्वा जी, सुनीता केजरीवाल जी, देवराजा जी, तिरुतोल जी, खुर्रम अनीस उमर जी। और स्टेज से मैं केजरीवाल जी और सोरेन जी का भी नाम लेना चाहता हूं क्योंकि वो आज यहां है नहीं, मगर दिल में हम सब एक साथ खड़े हैं। भाई और बहनों, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से
मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं। सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। यह सच्चाई है। और यह मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाइयों और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसको पुलिस से, धमकी से नहीं चलाया जा सकता है। यह जो संविधान है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया, उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। यही इनका लक्ष्य है। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर, डराकर पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ देश चलाया जा सकता है। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस आवाज को दबा सकती है। भाइयों और बहनों, बीजेपी के एमपी ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे,
मैच फिक्स करके 400 सीटें जीतेंगे, वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को रद्द कर देंगे। ये ऐसे ही नहीं बोला गया, ये टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। जैसे अखिलेश जी ने कहा संविधान चला जाएगा, गरीबों के हक चले जाएंगे, आरक्षण चला जाएगा, और जो आपका धन है, गरीबों का धन है, किसानों का धन है, मजदूरों का धन है, वो 5-6 लोगों के हाथ में चला जाएगा। नोटबंदी की, जीएसटी लागू किया। मुझे बताइए, जीएसटी से, नोटबंदी से किस गरीब व्यक्ति को फायदा हुआ? किस छोटे दुकानदार को फायदा हुआ? किस किसान को फायदा हुआ? किस बेरोजगार युवा को फायदा हुआ? किसी को नहीं। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा धन, 22 लोग हैं, जितना धन उतने उनके हाथ में है, उतना ही धन 70 करोड़ लोगों के हाथ में है। ये संविधान को क्यों मिटाना चाहते हैं? क्योंकि आपका धन जो है आपसे छीनना चाहते हैं। मैंने जाति जनगणना की बात की, किसानों के एमएसपी की बात की, युवाओं को रोजगार देने की बात की। यही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं। मगर एक बात याद रखिए, अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी। यह आप भूलिए मत। और जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई, उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। जिस दिन संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का, संविधान को बचाने का, और जो गरीबों का हक है, किसानों का हक है, पिछड़े वर्गों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट के लोगों का हक है, उसको बचाने का हक, उसको बचाने का चुनाव है। ये बात आप याद रखिए, क्योंकि अगर ये चुनाव जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है, वो पूरे देश को दिख रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं। कल में से एक व्यक्ति मिलने आया, मुझे कहता है, मैं ट्रेन से आया, मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे थे, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सच्चाई है। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, 2 नेताओं को, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले, अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2 चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते,
6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मगर भाइयों बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं का, सीनियर नेतागण का मैं बहुत तहेदिल से यहां आके हमारा तरफ से भी मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला हूं। मैं बहुत जूनियर हूं, बहुत ही सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि लोकतंत्र खतरे में है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी